नमस्कार, समय क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम इतिहास के ओल्ड प्रश्नों में पार्ट 2 की बात करेंगे। देखते हैं। पहला प्रश्न है प्रसिद्ध यात्री। ये जो अध्याय 5 यात्रियों का नजरिया, उसके सेपरेट प्रश्न है चैप्टर वाइज। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और छोटे प्रश्न है और कुछ बड़े प्रश्न। पहला प्रश्न है जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, प्रसिद्ध यात्री जो बैप्टिस्ट तेवनियर कहाँ का निवासी था, उसका निवास स्थान पूछा है यहाँ पर, वह फ्रांस का निवासी था। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस का निवासी। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, इब्न बतूता का जन्म हुआ था, यानी इब्न बतूता का जन्म कहां पर हुआ था ऐसा पूछा है उसने। तो इब्न बतूता का जो जन्म है तेंजियर में हुआ था। यहाँ पर मोरक्को भी ध्यान रखना, तेंजियर या मोरक्को दोनों में से एक ऑप्शन देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता अनेक देशों की यात्रा करने के बाद स्वदेश यानी अपने देश तेंजियर मोरक्को की बात हो रही है, कब पहुंचा? तो वह अन्य देशों से यात्रा करके 1354 ईस्वी में अपने देश स्वदेश वापस पहुंचा था। अच्छे से याद रखना है। अगला है रिहला का लेखक कौन था? रिहला एक यात्रा वृत्तांत है, एक यात्री के द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है। और इसकी बात करें तो इसके लेखक कौन है? तो अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं इब्न बतूता, वही इब्न बतूता इस रिहला के लेखक हैं। यानी इब्न बतूता ने जो यात्राएं की हैं अनेक देशों की, उसके ऊपर उसने अपना एक यात्रा वृत्तांत लिखवाया है और उसका नाम है रिहला। ऐसे प्रश्न यहां से देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है फ्रांसवा बर्नियर कहां का निवासी था? पहले दे रखा है, नाम से पता चल रहा होगा, फ्रांसवा बर्नियर। तो फ्रांसवा जो बर्नियर है वह फ्रांस का निवासी था। सीधी सी बात है, कौन सा यात्री कहां का निवासी था, ये प्रश्न यहां से अच्छा प्रश्न बनता है। फ्रांसवा बर्नियर भारत आया था, यानी कौन सी सदी में? तो 17वीं सदी में वो भारत आया था। उसने भारत की यात्रा की थी और फ्रांस से आया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है इब्न बतूता के फाटक, यानी उसने जो यात्रा वृत्तांत लिखा है और जिन लोगों ने उसे पढ़ा है, इब्न बतूता के फाटक किससे पूरी तरह से अपरिचित थे? तो यहां जो ऑप्शन के अनुसार आंसर है वो नारियल हो जाएगा। अगर नारियल नहीं होता तो फिर यहां पर पान होता। इब्न बतूता ने भारत में 2 वानस्पतिक उपजन पौधों की बात कर रहा हूं मैं, एक तो नारियल और एक पान का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। और उससे इसके जो पाठक थे यानी इसको पढ़ने वाले, वो पूरी तरीके से अपरिचित यानी नहीं जानते थे। और अलग से प्रश्न पूछ लिया जाए कि उसने किन 2 वानस्पतिक उपजों का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में दिया है, तो पान और नारियल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इब्न बतूता ने किस शहर को भारत में सबसे बड़ा बताया है? इब्न बतूता की बात करें तो इसने भारत में जो दिल्ली है, दिल्ली की जगह आपको दिल्ली भी देखने को मिल सकता है, याद रखना, या तो दिल्ली या दिल्ली, इस शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि इब्न बतूता भारत की कौन सी प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर आश्चर्यचकित हो गया था? इब्न बतूता जो भारत की डाक प्रणाली है, भारत की डाक प्रणाली की बात कर रहे हैं, और भारत में जो डाक प्रणाली थी उसकी कार्यकुशलता को देखकर इसको बड़ा आश्चर्य हुआ था। डाक प्रणाली 2 प्रकार की थी, एक तो पैदल डाक प्रणाली और दूसरी थी अश्व डाक प्रणाली। याद रखना, पूछ ले कि भारत की जो डाक प्रणाली है कितने प्रकार की थी उस समय, तो 2 प्रकार की, पैदल डाक प्रणाली और अश्व यानी घोड़े वाली। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? बर्नियर। फ्रांसवा जो बर्नियर है, इसके ग्रंथ का नाम, पुस्तक का नाम से आपसे पूछा जाए तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। उस समय मुगल साम्राज्य अस्तित्व में था। किताब उल हिंद पुस्तक का लेखक कौन था? यात्री आए, यात्रियों ने अपना विवरण दिया और जो पुस्तकें लिखी उनके नाम यहां पर पूछे जा रहे हैं। जैसे ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर रिहला इब्न बतूता का है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर बर्नियर का है। उसके बाद यहां पर किताब उल हिंद की बात की गई है तो अल बिरूनी का। अल बिरूनी ख्वारिज्म का निवासी है, याद रखना, ये पूछा हुआ प्रश्न है। ख्वारिज्म उज्बेकिस्तान में पड़ता है। अगला प्रश्न है ख्वारिज्म में अल बिरूनी का जन्म हुआ तो 973 ईस्वी में। ये सेम प्रश्न है, देखो किताब उल हिंद के रचयिता है अल बिरूनी।
कहाँ के निवासी हैं? ख्वारिज्म के, और ख्वारिज्म उज्बेकिस्तान में स्थित है और वहां पर इनका जन्म 973 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, अल बिरूनी किसके साथ भारत आया? महमूद गजनवी। यह एक स्टोरी है। महमूद गजनवी इब्न बतूता के निवास स्थान या जन्म स्थान ख्वारिज्म पर आक्रमण करता है और ये विद्वानों को संरक्षण देता था महमूद गजनवी, और इसकी राजधानी है गजनी। ध्यान रखना है, ये वहां से जो विद्वानों को लेकर आया था तो उसमें अल बिरूनी भी साथ में आ गया था। और जब गजनी साम्राज्य भारत के सीमांत क्षेत्रों तक फैला और आपसी मेल मिलाप से उसकी भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। ऐसे पूछा जा सकता है कि इब्न जो आपके अल बिरूनी है उसकी भारत के प्रति रुचि कैसे विकसित हुई, तो ये ध्यान रखना है आपको। जब उसने वहां आक्रमण किया ख्वारिज्म पर, वहां से विद्वानों को उठाकर लाया और जब पंजाब तक या सीमांत क्षेत्रों तक भारत के इसका साम्राज्य का विस्तार हुआ गजनी साम्राज्य का, तब मेल मिलाप से, आपसी मेल मिलाप से अल बिरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर इब्न बतूता किस देश की यात्रा पर गया? तो यहां याद रखना है चीन की यात्रा पर गया था। लेकिन ये प्रश्न दूसरे तरीके से भी आ सकता है कि सुल्तान के दूत के रूप में इब्न बतूता ने कहां की यात्रा की? तो चीन की। या कहां गया था? चीन गया था। नेक्स्ट है, बर्नियर पैसे से नौकरी क्या करते थे? वो ये है क्या? ये चिकित्सक था, चिकित्सक बर्नियर। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो तोपची हैं, सुंदर हैं, वैज्ञानिक हैं, ये ऐसे ऑप्शन नहीं, यहाँ पर चिकित्सक इसका राइट आंसर है जो बेस्ट है। इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा? तो यहाँ पर अरबी भाषा में इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किताब उल हिंद निम्न में से किन विषयों पर एक विस्तृत ग्रंथ है? यानी इसके विषय क्या है, किसके बारे में इसमें लिखा गया है, ऐसा आपसे पूछा है। तो धर्म और दर्शन के बारे में इसमें लिखा हुआ है, खगोल विज्ञान के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर उपरोक्त सभी जो लिखे हुए तीनों ऑप्शन यहाँ पर, सामाजिक जीवन, खगोल विज्ञान, धर्म और दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि चीन के विषय में इब्न बतूता के जो वृत्तांत हैं उसकी तुलना किससे की जाती है? वर्तमान में उसकी तुलना किससे की जाती है? तो मार्को पोलो के वृत्तांत से इसकी तुलना की जाती है। ये दुआर्ते हैं, दुआर्ते बारबोसा प्रसिद्ध लेखक था यूरोप का, यूरोप से इसका संबंध था दुआर्ते बारबोसा का। आपसे पूछा जाए तो याद रखना ही। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 की बर्नियर ने अपनी प्रमुख कृति समर्पित की, यानी किसको उसने अपनी कृति यानी पुस्तक समर्पित की थी? तो फ्रांस के जो शासक थे लुई 14वें, इस प्रकार से भी याद सकते हो, रोमन संख्या है यहाँ पर। ये दुआर्ते बारबोसा भारत आया था। कहां से भारत आया था ऐसा पूछा है? तो पुर्तगाल से ये भारत आया था और यहाँ की यात्रा की थी। नेक्स्ट प्रश्न है अल बिरूनी की कृति यानी किताब, नाम भी है किताब उल हिंद, कितने अध्यायों में विभाजित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 80 अध्यायों में, जो अनेक विषयों पर लिखी गई हैं, अरबी भाषा में लिखी गई हैं अल बिरूनी के द्वारा। नेक्स्ट है इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली जाने में या यात्रा करने में कितना समय लगा? उसने बताया अपने वृत्तांत में कि वो मुल्तान से दिल्ली की जो यात्रा है उसने 40 दिन में पूर्ण की है। एक कथन है और अच्छा कथन है कि भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं हैं, यानी मध्य वर्ग भारत में निवास नहीं करता है, ये बर्नियर ने कहा है। और इसने पूर्व पश्चिम की तुलना की है, पूर्व पश्चिम की तुलना की है। यहां ध्यान रखना, इसने हमेशा भारत की स्थिति को निम्न स्तर पर रखा है, क्योंकि ये यूरोप की संस्कृति का प्रबल समर्थक है और उसके मुकाबले भारत की जो संस्कृति है, स्थिति है, उसको दयनीय दिखाना चाहता है। अगला है 25 नंबर प्रश्न की इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे खुशी या प्रसन्नता से 1 लाख टके मुद्रा की बात हो रही तथा 100 दास दिए? तो इसका आंसर है नसीरुद्दीन, याद रखेंगे इसको। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, इब्न बतूता ने किस शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया? थोड़ी देर पहले किया आपने, लेकिन ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2022 में पूछा प्रश्न है, तो दिल्ली शहर को या दिल्ली शहर को इब्न बतूता ने भारत का सबसे बड़ा शहर बताया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम?
2022 का प्रश्न है, धारा सिको है शाहजहां के जो सबसे बड़े पुत्र। सबसे बड़े की जगह यहाँ पर ज्येष्ठ पुत्र भी पूछा जा सकता है कि शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या है, तो उसका नाम है धारा सिको। देखो, इब्न बतूता को किस सुल्तान ने दिल्ली का काजी, और काजी को कहा जाता है न्यायाधीश, नियुक्त किया या न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया। और ये जो प्रश्न है ये 2021-22 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो मॉडल पेपर जारी करता है उसमें पूछा गया है। तो उस समय जो सुल्तान थे वो मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्होंने इसे इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया और चीन जाने का आदेश भी दिया। ये प्रश्न अपन पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस यात्री ने मुगल कालीन जो नगर हैं उनको शिविर नगर कहा है? शिविर नगर जो तंबू में टेंट लगा के होते हैं। फ्रांसीसी यात्री जो बर्नियर है, फ्रांसवा बर्नियर, उसने जो मुगल कालीन शहर है उनको शिविर नगर की संज्ञा या नाम दिया है। सीधा सा प्रश्न है 2021-22 मॉडल पेपर का। अल बिरूनी ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया है? ये भी 21-22 का प्रश्न है। अल बिरूनी ने अपने लेखन में अरबी भाषा का प्रयोग किया है। हालांकि संस्कृत भाषा को अनेक भाषाएं जानता था, संस्कृत इसने भारत में आने के बाद अपने मित्रों के साथ सीखी, लेकिन इसके लेखन में इसने अरबी भाषा का प्रयोग किया है क्योंकि जो इसके पाठक थे वो अरबी को पढ़ना जानते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अल बिरूनी का जन्म कब और कहां हुआ? तो ख्वारिज़्म जो उज्बेकिस्तान में 973 ईस्वी में इसका जन्म हुआ है। 2016 बोर्ड का प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में अपन इसे कर चुके हैं, याद रखना है। फ्रांसवा बर्नियर कौन था? फ्रांसवा बर्नियर था कौन? ये पूछा है 2016 बोर्ड परीक्षा का प्रश्न है। फ्रांसवा बर्नियर अभी पढ़ा था, पैसे से क्या था? एक चिकित्सक, राजनीतिज्ञ यानी राजनीति को जानता था, दर्शन का ज्ञाता तो दार्शनिक था, और साथ में इतिहास में पढ़ी रहे तो इतिहासकार था। तो इतिहासकार, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और चिकित्सक, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन में यह भी हो सकते थे चिकित्सक की जगह। इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली कार्यकुशलता को देखकर क्यों चकित हो गया? चकित तो हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन हुआ क्यों, ऐसा पूछा है। बोर्ड परीक्षा 2016 का प्रश्न है। भारत की जो डाक व्यवस्था की कार्यकुशलता है, इसके कारण देखो व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना और उधार भेजना संभव हुआ, बल्कि जरा सी सूचना पर माल भेजना भी संभव हो गया, क्योंकि बहुत फास्ट थी, जल्दी से सूचना पहुंच जाती थी। उसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 की 15वीं सदी में भारत की यात्रा करने वाले पारस के दूत का नाम क्या था? 2011-12 का प्रश्न है, पुराना प्रश्न हो गया तो प्राचीन है। 15वीं सदी में भारत की यात्रा करने वाला जो पारस का दूत है उसका नाम है अब्दुल रज्जाक समरकंदी। पूरा नाम है इसका अब्दुल रज्जाक समरकंदी, जिसने 15वीं सदी में भारत की यात्रा की है। बर्नियर भारतीय नगरों को किस रूप में देखता है? अभी बताया था, बर्नियर ने मुगल कालीन जो भारत के नगर हैं उनको शिविर नगर कहा है, तो शिविर नगर के रूप में देखता है। जिम्मी शब्द का क्या अर्थ है? जिम्मी हिंदू लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया है। देखो, ये शब्द है जो हिंदू लोगों के लिए प्रयोग किया गया है, जो मुस्लिम नियमों के पालन करने एवं जजिया देना स्वीकार करके रक्षित लोगों की श्रेणी में आ गए हैं। जजिया कर गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता था सुल्तानों के द्वारा, और फिर उन्हें वो संरक्षण की गारंटी देते थे साथ में। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर क्या है? एक ग्रंथ है, किसका है? बर्नियर का, पहले पढ़ा है, आगे प्रश्न में बात कर चुके हैं। ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर बर्नियर की कृति है, जो गहन प्रेक्षण और चिंतन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, याद रखना है इसको। इब्न बतूता द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत का नाम बताइए, और साथ में वो किस समय या किस शासक के समय, शासक की बात हो रही है यहाँ पर। तो रिहला जो है, अलंत यहाँ पर रिहला इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है। रिहला की अगर हम बात करते हैं, रिहला इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया। इसी ने इसे काजी या न्यायाधीश के पद पे नियुक्त किया, और ये चीन इसके दूत के रूप में गया। ये बातें आपको बार बार याद हो जाएगी दोहराने से। अगला प्रश्न, मध्य युगीन यात्रियों का सरताज तो इब्न बतूता को कहा गया, काफी प्रसिद्ध रहे हैं इब्न बतूता। भारत का वृत्तांत लिखने में अल बिरूनी को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? भाई सबसे बड़ी समस्या तो संस्कृत भाषा है,
ये अरबी की तरह यहाँ पर जटिल लिपि है, अरबी में इतनी जटिल नहीं है, यहाँ पर जटिल है। संस्कृत भाषा उसके लिए नहीं थी, लेकिन उसने जैसे तैसे करके समझ ली, फिर भी कठिनाई का सामना हुआ, समस्या है। धार्मिक विश्वास जो भारत के थे, यूरोप के धार्मिक जो अल-बिरूनी के, ख्वारिज्म के धार्मिक या गजनी साम्राज्य में जो वो रहा है, वहां की बात करें तो वहां के धार्मिक जो विश्वास थे वो अलग थे, यहाँ के धार्मिक विश्वास भारत के अलग थे, तो उससे उसका सामना और उससे समस्या पैदा हुई। अगली बात करते हैं, झूठी कहानियों का सामना करना पड़ा उसे। हर बात यहाँ के स्थानीय व्यक्तियों से पूछनी पड़ती थी और व्यक्ति उसको बनाकर या बढ़ा चढ़ाकर बताते थे, तो उनमें कुछ झूठी बातें होती थी अधिकतर और कुछ ही सच्चाई होती थी, तो उसका भी उसे सामना करना पड़ा उसकी सत्यता के लिए। इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली को देखकर चकित क्यों रह गया? ये प्रश्न पहले भी कर चुके हैं, 2022 में फिर पूछा है, क्योंकि आपको बताएं कि व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजी जा सकती थी, बल्कि अल्प सूचना पर माल भी भेजा जा सकता था। डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लग जाते, वहीं सुल्तान तक जो गुप्तचरों की सूचनाएं, उसके जो गुप्तचर हैं सुल्तान के, वो 5 दिन में यात्रा करने में जैसे अपने को समय लग रहा है 50 दिन का, वही जो गुप्तचर हैं 5 दिन में पूरे कर रहे हैं उसको। तो इसलिए इब्न बतूता को थोड़ा लगा कि हाँ ये आश्चर्यचकित हो गया, बड़ी खतरनाक चीज है। आगे बात करते हैं, इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किस प्रकार किया? अपने वृत्तांत में उसने 2 वानस्पतिक उपजों का वर्णन किया था, जिसमें से यहाँ जो मॉडल पेपर 2021-22 का है उसमें एक प्रश्न दिया है नारियल के बारे में। उसने वर्णन करते हुए लिखा है कि जो नारियल के वृक्ष स्वरूप में सबसे अनोखे दिखने में और प्रकृति में सबसे आश्चर्यजनक वृक्षों में से एक है, दिखने में अनोखे हैं और प्रकृति में जितने भी वृक्ष हैं उनमें से सबसे आश्चर्यजनक है। उसने कहा है आगे, ये बिल्कुल खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं। नारियल की बात कर रहा है वर्णन करते हुए कि दिखने में तो ये खजूर के जैसे दिखते हैं, और इसमें एक अंतर भी बताया उसने खजूर और नारियल में। केवल एक अंतर है कि नारियल से काष्ठ फल प्राप्त होता है तथा दूसरे से खजूर से खजूर प्राप्त होता है और नारियल से काष्ठ फल, जिसकी नारियल की बात कर रहे हैं अपन। आगे कहता है, इब्न बतूता ने नारियल के वृक्ष की तुलना भी करी है अंतर के साथ में। ये भी ध्यान रखनी है कि बीच में से छोटा प्रश्न बन सकता है कि इब्न बतूता ने नारियल के वृक्ष की तुलना किससे की? तो मानव के सिर से। वो मानव के सिर से तुलना करते हुए इब्न बतूता कहता है, उसने लिखा है कि नारियल मानव के सिर से मेल खाता है, यानी मानव के सिर के जैसा दिखाई देता है। वो बताता भी है, कारण देता है, क्योंकि इसमें भी मानो 2 आंखें तथा एक मुख है। नारियल की बात कर रहा है, मानव सिर की उससे तुलना कर रहा है कि नारियल में मानो 2 आंखें हैं और एक मुख है, और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है। 2 आंखें, एक मुंह, और अंदर का जो भाग है हरा होने पर मस्तिष्क के जैसा दिखाई देता है। और इससे जुड़ा जो रेशा है वो बालों के जैसा दिखाई देता है। नारियल के बार की संरचना की बात हो रही है, जो रेशा होता है वह मनुष्य के बालों के जैसे दिखाई देता है। आगे कहता है कि लोग नारियल के रेशे का अनेक कामों के लिए प्रयोग करते थे। वे इससे रस्सी बनाते थे और लोहे की कीलों की प्रयोग की बजाय जो जहाज होता है उसको नारियल के रेशे से सिला करते थे, और बर्तन बनाने के लिए रस्सी भी बनाते थे। आप याद रखना है, इब्न बतूता ने नारियल के बारे में जो बातें बताई हैं, मानव के सिर से उसकी तुलना की है, अंतर बताए हैं खजूर और नारियल में। नारियल से काष्ठफल प्राप्त होता है और खजूर से खजूर प्राप्त होता है। 2 आंखें, एक मुंह और अंदर का भाग हरा होता है, तो मानव के मस्तिष्क जैसा दिखाई देता है। रेशा बालों की तरह दिखाई देता है। आगे बात करते हैं, किताब उल हिंद की विशेषताएं पूछी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021-22 का। पहली बात तो इसके लेखक याद करने का तरीका है। किताब उल हिंद के जो लेखक है वह अल-बिरूनी है। यहां पर इसे तहकीक ए हिंद के नाम से भी आप जान सकते हो। इसकी जो भाषाएं अरबी भाषा है, ये अरबी भाषा में लिखी गई है और अल-बिरूनी की प्रसिद्ध रचना है। याद रखेंगे विशेषताओं में, भाषा कौन सी है? अरबी भाषा। लेखकों ने अल-बिरूनी, और भाषा कैसे? सरल और स्पष्ट। उसके बाद विषयों की बात करें, किन विषयों पर लिखी गई है किताब उल हिंद? जो कृति है उसका यात्रा वृत्तांत कह सकते हैं, उसके किस बारे में उसने लिखा है? तो विभिन्न
विषयों का विवेचन या जानकारी देखो। यह एक विस्तृत ग्रंथ है, बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 80 अध्याय है। 80 अध्याय में इसका वर्णन मिलता है, जिसमें धर्म और दर्शन ये विषय हैं, जिसके ऊपर उसमें विवरण है। त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तोल, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून आदि विषयों का विवेचन या विवरण 80 अध्यायों में किया गया है। ये विषय आपको याद रखना है कि किताब उल हिंद किन विषयों पर आधारित है या किन विषयों के ऊपर लिखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी लेखन शैली की बात करते हैं। इसमें एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया गया है, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में लास्ट में अन्य संस्कृतियों के साथ तुलना की गई थी। पूछा जा सकता है कि अल बिरूनी की जो लेखन शैली है उसके बारे में बताइए कि विशिष्ट शैली का इसने प्रयोग किया है। प्रारंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ तुलना की जाती थी। और इस ग्रंथ की बात करें, किताब उल हिंद की बात करें, तो यह ग्रंथ अपनी स्पष्टता और पूर्वानुमेयता के लिए काफी प्रसिद्ध रहा है। इस प्रकार से आपको इसकी विशेषता याद कर लेनी है। भाषा, लेखक अरबी भाषा में सरल स्पष्ट, अल बिरूनी इसकी लेखन शैली है, 80 अध्यायों में विस्तृत है। ये विषय कौन कौन से, धर्म, दर्शन, खगोल विज्ञान जो भी है वो आपको याद कर लेने। अगला है, इब्न बतूता ने भारतीय शहरों के संबंध में जो लिखा है उस पर प्रकाश डालें। इब्न बतूता भारतीय शहरों के बारे में क्या कहता है? ये कहता है कि भारतीय शहर काफी धनी और संपन्न थे। यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियों के अलावा जो कलाकार थे उनके लिए भी रंगमंच हुआ करते थे, बाजारों में चमक धमक हुआ करती थी। देखिए कहता क्या है, इब्न बतूता के अनुसार जो भारतीय शहर घनी आबादी वाले, यानी शहरों में जो जनसंख्या की बात हो रही है कि अधिक जनसंख्या निवास करती थी तथा समृद्ध या धनी थे। धनी शब्द का भी यूज किया जा सकता है, समृद्ध या धनी थे। परंतु ये कभी कभी जब युद्ध हुआ करते थे और युद्ध और अभियानों में विनिष्ट हो जाते थे और इनको भारी हानि पहुंचती थी। अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक धमक वाले और रंगीन बाजार थे। देखो शहरों की जो सड़कें आज भी भीड़ भाड़ वाली होती है, बाजारों में चमक धमक होते हैं, त्योहारों के जो समय होता है उस पर विशेषकर। ये बाजार, शहरों के बाजारों की बात हो रही है, केवल आर्थिक विनिमय यानी आदान प्रदान के स्थान ही नहीं थे, बल्कि ये सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। आगे कहता है कि अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद तथा एक मंदिर होता था और उनमें से कम कुछ में तो नर्तकों, नाचने वाले, संगीतकारों या गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के स्थान भी थे, सार्वजनिक रूप से जिसका सभी प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं, दिल्ली एक बड़ा शहर था। इब्न बतूता आगे कहता है कि दिल्ली क्या था, एक बड़ा शहर। अपन ने आगे पढ़ा था कि भारत का सबसे बड़ा शहर उसने दिल्ली या दिल्ली को बताया है, जिसकी आबादी बहुत अधिक थी तथा यह भारत का सबसे बड़ा शहर था। इसके अलावा ये महाराष्ट्र के दौलताबाद की बात करता है। दौलताबाद भी जो महाराष्ट्र में है कम नहीं था और आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। बाजारों में केवल व्यापारिक गतिविधियां ही नहीं, अन्य धार्मिक तथा सामाजिक गतिविधियां भी होती थी। इब्न बतूता का ये जो वर्णन है ये भारतीय शहरों की विकसित समृद्धि का व्यापक उदाहरण है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि इब्न बतूता का वर्णन भारतीय शहरों की विकसित समृद्धि का व्यापक उदाहरण है, स्पष्ट कीजिए। आप यही आंसर आपको लिखना है। उसने जो बताया है बाजारों में चमक दमक होती थी, शहर व्यापारिक केंद्र थे, इसके अलावा सामाजिक आर्थिक गतिविधियां यहां पर होती थी। अगला प्रश्न देखिए, बर्नियर ने भारत में जो देखा, पहले बताया मैंने भी, उसकी तुलना उससे यूरोप से की है। पूर्व या पश्चिम की तुलनाएं बोल सकते हैं। उसका मूल्यांकन करना है। 2014 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट इसका अथवा प्रश्न है कि बर्नियर की पूर्व और पश्चिम यानी भारत और यूरोप की बात कर रहे हैं, आप कितने सहमत हैं या इतने सहमत हैं उसके बारे में बताना है। 2022-23 मॉडल पेपर का प्रश्न है और ये कथन के रूप में बर्नियर भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था। स्पष्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखो बर्नियर आमतौर पर प्राय भारत में
जो भी देखता था उसकी तुलना वह यूरोप की स्थिति अवश्य करता था। और ये कथन भी आगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी किया है हमने। ऐसा क्यों करता था? क्योंकि यूरोप की संस्कृति की श्रेष्ठता को वो सिद्ध करना चाहता था या उसका प्रबल समर्थक था, और उसके सामने जो भारत की संस्कृति स्थिति है उसको हमेशा दयनीय दिखाना चाहता था। देखो, यूरोपीय स्थिति से करता था, वह यूरोपीय संस्कृति की श्रेष्ठता का प्रबल समर्थक था। यूरोपीय स्थितियों के मुकाबले में वह भारत की जो स्थितियों को दयनीय दिखाना या दर्शाना चाहता था। यही कारण है कि लगभग प्रत्येक दृष्टांत उसने जो भी देखा में बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया है। उसका मानना है कि भारत में कुछ भी विकास नहीं हुआ है या यूरोप की तुलना में भारत में कम विकास हुआ है, यानी दयनीय बताया। बात करें, हालांकि इसका आकलन जो है हमेशा सटीक नहीं था, फिर भी जब उसके वृत्तांत प्रकाशित हुए तो ये काफी प्रसिद्ध हुए थे। नेक्स्ट, भूस्वामित्व के संबंध में बर्नियर के विचारों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। 2013 बोर्ड परीक्षा का प्रश्न है। जो बर्नियर है वह निजी भूमि की बात करता है, उसका समर्थक है कि ये होनी चाहिए। और भारत में जो है ये मुगल जो शासक हैं उनके पास भूमि हुआ करती थी और वो अपने अमीरों में उसको दे देते थे और अमीर उस पर ध्यान नहीं देते थे। इस कारण भूमि का उत्पादन कम हो जाता था। अगर वास्तविक किसान के पास भूमि होती तो उसका रख रखाव करते, ऐसा उसने कहा है। देखो, बर्नियर के अनुसार भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था। अभाव क्यों था? क्योंकि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी होता था, यानी राजा की संपत्ति होती थी, जो इसे अपने अमीरों के बीच बांटता था। राजा उस भूमि को अपने अमीरों को बांट देता था और इसके अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी या हानिकारक परिणाम होते थे। राजा के द्वारा अपने अमीरों को या आपसे जो संबंधी हैं उनको भूमि बांटने से जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए और समाज के लिए भी अनर्थकारी परिणाम होते थे, क्योंकि जो भूमिहीन हैं वह गरीब होते जा रहे हैं। आगे बात करते हैं, राजकीय भू स्वामित्व के कारण, यानी सरकार के पास जो भूमि है उसके कारण भूधारक उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। क्योंकि जो भूमि है वो उनकी खुद की नहीं है, खुद की चीज खुद की होती है, उसको अपने हिसाब से रखा जाता है। अब दूसरे के इसको अपने पास आज है कल नहीं रहेगी, इसके लिए उस पर ध्यान नहीं देते थे। निजी भू स्वामित्व के अभाव में बेहतर भूधारकों के उदय को रोका, जो भूमि के रखरखाव व बेहतरी के प्रति सजग रहते। अगर यही भूमि किसी निजी व्यक्तियों के पास होती तो वो उस पर ध्यान देते। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था। ये प्रश्न छोटे प्रश्न के लिए याद करना है कि मूल जो भिन्नताएं उसमें से एक कौन सी, तो ये है भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था। बर्नियर निजी स्वामित्व का समर्थक था, निजी भू स्वामित्व का समर्थक था। कौन सा यात्री निजी भू स्वामित्व का समर्थक था, या उसने उस पर जोर दिया है या उसकी बात करी है, तो यहां पर हो जाएगा प्रांसवा बर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता सिंध का पहुंचा उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? भाई 1333 में इब्न बतूता सिंध आ जाते हैं। किस मार्ग से आते हैं ऐसा पूछे तो स्थल मार्ग से आते हैं, हवाई जहाज उड़ते ही नहीं थे उस टाइम पे। सिंध पहुंचा, और बात करें उस समय जब दिल्ली पर वो वहां सिंध पहुंचा तो शासन जो कर रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कौन कौन सी जिम्मेदारियां दी गई? पता है, पहले ही पढ़ लिया आपने, लेकिन ये 2023 में पूछा गया है, लेटेस्ट प्रश्न है, ये 2022 का है। एक तो दिल्ली का काजी नियुक्त किया। पहले तो वो दिल्ली पहुंचा तो मोहम्मद बिन तुगलक ने देखा यार ये तो काफी विद्वान आदमी है, इसे अपने साथ रख लेते हैं, नौकरी दे देते हैं, तो दिल्ली का न्यायाधीश और काजी नियुक्त किया। दूसरी बात, अपने दूत के रूप में 1342 ईस्वी में, ये समय भी याद रखना है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के दूत के रूप में जो इब्न बतूता है मंगोल शासक के पास चीन भेजा। किसके पास? मंगोल शासक के पास। मंगोल कहां पड़ता है? चीन में। तो दो जिम्मेदारियां थी इसके पास, दो ही पूछी, एक तो दिल्ली का काजी न्यायाधीश, और अगली बात है 1342 में अपने दूत के रूप में मंगोल के शासक से मिलने भेजा, और मंगोल पड़ता है चीन में। पहले पढ़ा भी, इब्न बतूता ने कहां की यात्रा की थी? चीन की।
मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर। बर्नियर ने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर क्यों कहा? कहा तो है लेकिन क्यों कहा है? अगला अथवा प्रश्न है कि बर्नियर के अनुसार मुगलकालीन शहर शिविर नगर थे। स्पष्ट करना है। थे तो सही, लेकिन बताओ कैसे थे? फिर अथवा है कि बर्नियर के वृत्तांत से उभरने वाले शहरी केंद्रों के चित्र पर चर्चा कीजिए। बर्नियर ने जिन शहरों के बारे में बताया है, और बर्नियर भारतीय शहरों को किस रूप में देखता है? तो बर्नियर शिविर नगर के रूप में देखता है। लेकिन क्यों देखता है वो बात की गई यहाँ पे देखो। बर्नियर कहता है कि जो ये शिविर नगर है, तो कहा है मुगलकालीन जो शहर है वो शिविर नगर है, ठीक है। लेकिन क्यों कहा है? शिविर नगरों में से उसका अभिप्राय यानी आज से क्या है? शिविर नगर कौन है, किसे कह रहा है? वो उन नगरों को वह शिविर नगर कह रहा है जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविरों पर निर्भर थे। जो शासक थे उनके ऊपर निर्भर थे। उनका जिस प्रकार आगे कहा है कि उसका विचार था कि ये नगर राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आए तथा दरबार के कहीं और चले जाने के बाद ये तेजी से विलुप्त हो जाते थे। जो राजकीय दरबार है उसी के साथ ये अस्तित्व में आए और दरबार कहीं और चला जाता था तो ये शहर भी विलुप्त हो जाते थे। उसके अनुसार इन नगरों की सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहारिक नहीं होती थी, क्योंकि आज यहाँ आए कल वहां आए, दरबार आज आए तो यहाँ आए, कल वहां आए तो वहां है, तो उसके अस्तित्व के साथ आए और जाने के साथ ही चले गए। और ये राजकीय संरक्षण पर आश्रित रहते थे। भाई उदय उनके राजकीय दरबारों के साथ हुआ है तो उसी के ऊपर आश्रित रहेंगे। ये कारण रहा है शिविर नगर कहने के पीछे।